तो मित्रों, मैं अभी आप लोगों को एविडेंस लॉ के क्लासेस की शुरुआत में कर रहा हूँ और एविडेंस होता क्या है इसकी चर्चा मैं करूँगा। एविडेंस को प्रूव कैसे किया जाता है इसकी चर्चा मैं करूँगा। और एविडेंस लॉ अपने आप में एक कंप्लीट लॉ है, क्योंकि एविडेंस ये ऐसा लॉ है जिसके सहारे कोई कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। यदि एविडेंस लॉ नहीं हो तो कंक्लूजन पर पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है। दो ही लॉ के बारे में ज्यादा बात की जाती है, एक सब्सटेंटिव लॉ है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है? वह पेनाल्टी की बात करता है और पनिशमेंट की बात करता है। जैसे मैं इंडियन पिनल कोड की बात करूं तो वो क्या बात करेगा? वो पनिशमेंट की बात करेगा। मैं सीआरपीसी की बात करूं, कैसे केस आगे बढ़ेगा कोर्ट में, इसकी बात कर। लेकिन पनिशमेंट मिलेगा कैसे, प्रोसीजर आगे बढ़ेगा कैसे, ये दोनों चीजें कैसे संभव है? जब वो कहीं पर एविडेंस हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एविडेंस लॉ जो है वह कंक्लूसिव लॉ है, क्योंकि एविडेंस लॉ के सहारे ही आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। अब मैं जब एविडेंस की बात करता हूं तो एविडेंस का मामला कहां से आता है कि एविडेंस लॉ एक ऐसा लॉ है जो सिविल लॉ में भी एप्लीकेबल है और क्रिमिनल लॉ में भी एप्लीकेबल है, दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है वो क्रिमिनल लॉ में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर होता है एविडेंस को लेकर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर होता है। इसीलिए यह बिना एविडेंस लॉ को जाने हुए आप न तो सिविल का प्रैक्टिस कर सकते हैं और नहीं आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं आप कहीं इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि यह सभी जगह पर यह एप्लीकेबल है। सिर्फ डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी एविडेंस लॉ जो है एविडेंस एक्ट सभी जगह पर एप्लीकेबल है। तो आप इससे ही अनुमान लगा लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट को जाने बिना आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरा क्लास किया है सिविल प्रोसीजर का और जिन लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर का क्लास किया है, उनको यह पता हो कि मैं बीच बीच में उस एविडेंस के बारे में भी चर्चा करता रहा हूँ। एविडेंस को कैसे एड्यूस करना है इसकी मैं चर्चा करता रहा हूँ। तो एविडेंस आपको हर जगह पर आएगा, बिना एविडेंस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना, बिना एविडेंस के कोई भी केस आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे किसी के साथ मान लीजिए कुछ घटना घट गई, कॉमन पार्लेंस की मैं बात करता हूँ, मैं लीगल पार्लेंस की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कॉमन पार्लेंस की मैं बात करता हूँ। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे साथ उस व्यक्ति ने यह घटना कर दिया और मेरा पैसा उसने छीन लिया। या फिर सपोज करिए कि एक बच्चा अपने पिताजी के पास गया और उसने कहा कि उस व्यक्ति ने मुझे मारा है। अब पिताजी पूछेंगे भाई मारा है तो इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है, कैसे इस चीज को प्रूव करोगे? मैं घर की बात कर रहा हूँ। अब बच्चा बोलेगा देखिए मेरे गाल पर जो चाटा जो मारा है उसका दाग उभर कर आ गया, तो वह क्या है? वह एविडेंस है। वह तो अब कॉमन पार्लेंस में भी मैं बात करूं, मैं बोलचाल की भाषा में ही बात करूं, कहीं कुछ होता है किसी से बात होती है, पूछा जाए तो सबूत क्या है, सबूत कुछ है क्या? मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं, पर्सनल लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस है। मैं किसी शहर का निवासी हूँ। जब मैं बच्चा था तो वहाँ अफवाहें बहुत फैल जाती है। तो मैं जब बहुत छोटा था वहां पर कुछ अफवाह फैल गई। सबसे ज्यादा अफवाह तो फैलती है हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर। तो कुछ लोगों ने आकर कहा कि वहां पर ऐसा था, दंगा हो गया और वहां पे इतने लोग मारे गए। तो मैं भी बच्चा था, मैंने अपने पिताजी को जाकर बोला कि पता चला है कि वहां पर इतने लोग मारे गए। तो उन्होंने कहा तुमने देखा क्या, कोई सबूत है? तो मैंने कहा नहीं मैंने देखा नहीं, थियर से मैं भी बात कर रहा हूँ। उसने कहा, मैंने आपको बता दिया कि उसने ऐसा कहा था। तो बोला कि किसी भी बात को बोलने के पहले उसके पीछे सबूत होना चाहिए, ठोस आधार होना चाहिए। अब देखिए बहुत छोटी सी बात थी जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे सीख दे दिया कि कोई भी बात करो तो उसके पीछे सबूत होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बिना एविडेंस के आपकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जब आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा तो कोर्ट जिसे फैसला देना है, क्या वो भरोसा करेगा? क्या वो भी भरोसा नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी केस किसी कंक्लूजन पर
तभी पहुंच सकता है जब उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस मौजूद हो, और यही एविडेंस जो है वो एविडेंस एक्ट के तहत डील होता है। एविडेंस एक्ट ऐसे तो बहुत छोटा है। मैं इंडियन पिनल कोड की बात करूं तो सोचिए कितना ज्यादा उसमें 500 सेक्शंस हैं उसमें। मैं यदि सीआरपीसी की बात करूं तो इसमें कितने ज्यादा सेक्शंस हैं। एविडेंस एक्ट में मात्र 167 सेक्शंस है, 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। लेकिन 167 जो सेक्शंस हैं वो पूरे जो 500 और 400 जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे को अपने में समेट लिया है, क्योंकि इस 167 सेक्शंस के बिना वो सारे सेक्शंस बेकार है। और ये सिर्फ मैं इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सिविल प्रोसीजर का जो जितना सारा आपका जो सेक्शंस है, जो रूल्स हैं, उसकी बात मैं करूं, सिविल लॉ में जितने भी जो सब्सटेंटिव लॉ है उसकी मैं बात करूं, उन सबको प्रूव तभी कराया जा सकता है और उन सबको सब्सटेंटिएट तभी कराया जा सकता है जब उसके पीछे कोई सबूत हो, मतलब कि कोई एविडेंस हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम किसी कंक्लूजन पर कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए एविडेंस की आवश्यकता है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि एविडेंस एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बिना एविडेंस एक्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं आता हूं थोड़े केस की बात मैं करूं कि कोई भी केस जब होता है तब उस केस के पीछे एक फैक्ट स्टोरी होती है। बिना फैक्ट स्टोरी के कोई केस बनता ही नहीं है। तो जब फैक्ट स्टोरी होती है, फैक्ट स्टोरी सही में फैक्ट है कि वो झूठा फैक्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी जब घटना घटती है और कोई भी केस जो कोर्ट में आता है उसके पीछे फैक्ट स्टोरी होती है। फैक्ट स्टोरी की जब मैं बात करता हूं तो फैक्ट कैसे प्रूव किया जाता है, तो मैं बता रहा था कि वो फैक्ट स्टोरी होती है। फैक्ट स्टोरी जो होती है वो कितनी फैक्ट होती है वो तो पता चलता है जब एविडेंस को एड्यूस किया जाता है, तब पता चलता है। लेकिन ये फैक्ट्स को प्रूव कैसे किया जाता है, फैक्ट्स जो है वो एडमिट ही कैसे होता है। ये एडमिट तब होगा जब फर्स्ट इंस्टांस में वह उसके साथ एविडेंस को सामने लाया जाए। यदि एविडेंस ही सामने नहीं लाया जाएगा तो यह फैक्ट स्टोरी जो है फैक्ट स्टोरी तो रह नहीं जाएगी। उसको तो जब अप्रूव ही नहीं करेगा तब ऐसी स्थिति में वो फैक्ट स्टोरी नहीं रह जाएगी और केस क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। तो डिसमिसल और अप्रूवल दोनों किसी पर डिपेंड करता है, और एविडेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो एविडेंस पर डिपेंड करता है और इस एविडेंस को जो लॉ गवर्न करता है उसी को हम एविडेंस एक्ट कहते हैं। एविडेंस को जो लॉ गवर्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एविडेंस एक्ट कहते हैं। एविडेंस एक्ट में जो 167 सेक्शंस हैं उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रोसीजर एंड रूल्स दिए हुए हैं, और इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है कि प्रोविजंस है, प्रोसीजर है, रूल्स है, और तीसरा एप्लीकेशन है। अब यह दो एविडेंस एक्ट में आपको मान लीजिए रूल्स मिल जाते हैं और मिल जाता है आपका प्रोविजंस है, लेकिन एप्लीकेशन आपको वहां नहीं मिलता है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको जजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, रूलिंग का सहारा लेना पड़ता है। रूलिंग से पता चलता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। आप लोगों में से जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो याद करिए, मैंने आर्गुमेंट में 2 चीजों की चर्चा की थी। तो डिडक्टिव रीजनिंग में मैंने कहा था कि आप डिडक्ट करते हुए चले जाते हैं और एक पॉइंट पर पहुंचते हैं कि यह पॉइंट है और इसी को हमको प्रूव करना है। फैक्ट्स वहां पर आकर सिमट गया और इसी मुझे प्रूव करना है। एनालॉगस रीजनिंग की मैंने बात कही थी कि वह सिमिलर चीजें हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सिमिलर है, कुछ एविडेंसेस जो है वह सिमिलर हैं, तब ऐसी स्थिति में वहां पर वह जो प्रोजिक्यूशन कह रहा है वह भी उससे मेल खाता है और जो डिफेंडेंट कह रहा है वो उसके अपोजिट में है, लेकिन सिचुएशन जो है वह सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रूव कहाँ पर कर पाएंगे। प्रोजिक्यूशन की स्टोरी तो अलग है, वो कह रहा है घटना घटी, डिफेंडेंट कर रहा है और जो डिफेंस कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं ऐसी घटना तो घटी ही नहीं है, और यदि घटना घटी तो मैं वहां पर नहीं था। तब ऐसी स्थिति में हम वहां पर पूरे सिचुएशन को और पूरे जो एविडेंस है उसको एनालाइज करेंगे किस रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए
या फिर लोअर कोर्ट में है तो हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए कि सिमिलर जजमेंट कहाँ पर मिल रहा है, एनालॉगस रूलिंग कहाँ पर है। तो एनालॉगस रूलिंग जहाँ पर है उसको हम वहां पर कोट करते हैं, और जो एनालॉगस रूलिंग है उससे हमें एप्लीकेशन का पता चलता है, इसको हमको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये 3 चीजें हैं एविडेंस लॉ में, ठीक है ना। एविडेंस लॉ में, एविडेंस एक्ट में तो मैं बात नहीं करूंगा, एविडेंस लॉ की बात करूंगा, क्योंकि एविडेंस लॉ की जब मैं बात करता हूं तब उसमें एप्लीकेशन भी चला आता है जो रूलिंग से आता है, प्रोसीजर चला आता है और रूल चला आता है जो कि एक्ट से आता है, और सीआरपीसी से भी आता है और सीपीसी से भी आता है, जो प्रोसीजर है कैसे एड्यूस करना है। और पहला जो है वो मैंने कहा कि प्रोविजन से, तो प्रोविजन तो आपके एक्ट में ही आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन बिना बेयर एक्ट रखे हुए कहीं पर जब कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम आपका बेयर एक्ट करेगा, और कहीं पर जब आपको प्रोविजंस को देखने की बात आएगी तो उसको उसमें आपको बेयर एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना बेयर एक्ट को देखे हुए एविडेंस एक्ट को न तो पढ़ाया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। अब मैं इसको एक चार्ट के रूप में आप लोगों को समझाता हूँ, पर एक जस्ट मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए फैक्ट स्टोरी, फैक्ट स्टोरी को आप सबसे टॉप पर रखते हैं और वह डाउन द लाइन चले जाइए तो वो कहाँ आता है, कोर्ट में लाया जाता है, थाने में लाया गया, वहां से कोर्ट में लाया गया, अल्टीमेटली तो कोर्ट में ये लाया जाता है, ठीक है ना। कोर्ट में लाया जाता है, और कोर्ट में यहाँ पर 2 चीजें होती है, या तो प्रूव किया जाएगा या फिर उसको डिसअप्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। प्रूव किया जाएगा या डिसअप्रूव किया जाएगा, नॉट अप्रूव जैसी चीज नहीं होती है, यहाँ पर मैच ड्रॉ नहीं होता है, प्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। नॉट प्रूव जहां पर आएगा वहां पर जितने भी एविडेंसेस हैं उन सारे चीजों को फिर से एनालाइज किया जाएगा, और फिर से एनालाइज कर किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि कंक्लूसिव लॉ है, ठीक है ना। यह जो लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वह कंक्लूसिव लॉ है, इससे किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, इसलिए नॉट प्रूव जैसी चीज इसमें नहीं आती है। अब है कि इसको प्रूव और डिसअप्रूव कैसे किया जाएगा। इसको प्रूव और डिसअप्रूव किया जाएगा एविडेंस लॉ के द्वारा, और इसके साथ साथ किया जाएगा रूलिंग के द्वारा। लेकिन रूलिंग भी जो बेस्ट होता है, रूलिंग भी जो बेस्ट होता है वो अभी एविडेंस पर ही बेस्ड होता है, एविडेंस लॉ पर ही बेस्ड होता है। जितना भी आप रूलिंग को पढ़ लीजिए, और रूलिंग को जितना ज्यादा पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा देनी है, मर्डर उसने किया है, उसको 302 के तहत सजा दे दी, तो 302 के साथ जो सजा है वो सब्सटेंटिव लॉ है, उसका काम तो सिर्फ 302 में यह दिखाना है कि कौन परिस्थिति में मृत्युदंड है, कौन परिस्थिति में आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिल रहा है, किस परिस्थिति में आपको रिहा कर देना है, कौन सा एविडेंस है। तो रोल यहीं पर है। प्रोसीजरल लॉ में कहता है किस प्रोसेस से आप नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, कैसे केस को फाइल करना है, कैसे केस को आगे बढ़ाना है, यहां तक है। लेकिन अब एविडेंस का ही सहारा लेकर कोई भी कोर्ट निर्णय देता है कि वो सही है या गलत है। इस चीज का निर्णय कौन देता है, वो एविडेंस का सहारा लेकर कोर्ट देता है। इसलिए पूरे जजमेंट में आप देखिएगा तो प्रोसीजर की चर्चा कम, सब्सटेंटिव लॉ की चर्चा कम, और एविडेंस की चर्चा सबसे ज्यादा रहती है। पूरे आप जजमेंट उठाकर देख लीजिए, 500 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें तो या तो केस लॉ दिया रहेगा, तो केस लॉ में जो है प्रीवियस केस लॉ दिया रहेगा, ठीक है ना, सिमिलर केस लॉ दिया रहेगा, एनालॉगस केस लॉ दिया रहेगा, और जो भी एनालॉगस केस लॉ भी दिया रहेगा उसमें उस प्रोसीजर की बात की रहेगी एविडेंस के, वो एप्लीकेशन की बात कही रहेगी और प्रोविजन की बात की रहेगी। तो इसका मतलब है कि एविडेंस एक्ट के बिना हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। एविडेंस एक्ट के बिना हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। अब मैं आता हूं कि एविडेंस जो है, एविडेंस की मैं बात करूं तो एविडेंस 2 तरह का होता है, ऐसे मैं उसको 3 तरह का मानता हूं, और एप्लीकेशन से ही मैंने उसको निकाला। मैं और भी स्पष्ट कर दूं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं खुद कोई थ्योरी को डेवलप कर रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं उसके आधार पर जो मैं कुछ सोच पाता हूँ वही आप लोगों के सामने मैं पुट कर रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी हूँ, मैं भी आप ही की तरह चीजों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ,
और उसके आधार पर आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश भी करता हूँ। इसीलिए यह मत समझिए कि मेरी अपनी थ्योरी सब डेवलप की हुई है। मैंने जो देखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, उसके आधार पर जो मैंने पाया है और उसके आधार पर मैं भी आप लोगों को बतला रहा हूँ, और कैसे वो अप्लाई करना है वो मैं बतला रहा हूँ। और लॉ में कोई नई थ्योरी उठकर नहीं चली आती है। थ्योरी इसी के बीच से लेना होता है, जो हमारे एक्ट है, जो लॉ है, उसके बीच से लेना होता है। तो एविडेंस लॉ जो है, एविडेंस लॉ को में एक तो सब्सटेंसिव एविडेंस होता है और दूसरा कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। एक और एविडेंस होता है, वह साइंटिफिक एविडेंस। जैसे डॉग ट्रैकर, सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसको कि साइंटिफिक एविडेंस है। ट्रैकर डॉग जो है, वो ट्रैकर डॉग जो है वह ट्रैक करता है जब किसी चीजों को, जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा आफ्ताब और सदा वालकर के केस में कि डॉग ट्रैकर से ट्रैक करवाया जा रहा था और वो ट्रैक करते हुए उन हड्डियों तक पहुंच रहा था, और वो जो एविडेंस उसने कलेक्ट किया, फॉरेंसिक लैब ने भी उसको यह कंफर्म कर दिया कि वह उसके डीएनए से मैच करता है। तो यहाँ पर यह जो एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, यह न तो डॉक्यूमेंट्री है और नहीं ओरल एविडेंस है, क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं सकता है। वो तो सिर्फ अपने सूंघने की शक्ति के आधार पर, जिसको स्निफर डॉग भी कहते हैं, वह स्निफर डॉग जो है वो सूंघने की शक्ति के आधार पर उन चीजों को ढूंढता है। तो न तो यह ओरल हुआ और न ही यह डॉक्यूमेंट्री हुआ। ठीक है, तब क्या हुआ? तो इसीलिए इसको हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। और यह मेन एविडेंस है, सब्सटेंटिव एविडेंस है, कोरोबोरेटिव एविडेंस भी नहीं है। अब सब्सटेंसिव एविडेंस किसको कहते हैं? सब्सटेंसिव एविडेंस वैसे एविडेंस को कहते हैं जो कि मेन एविडेंस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए किसी दुकान के सामने मर्डर हो गया और वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जहां पर मर्डर हुआ वहां पर कुछ लोग खड़े थे और उन लोगों ने उस मर्डर करते हुए लोगों को देखा। तो यहाँ पर जो मेन एविडेंस है वह क्या है? वह वो व्यक्ति जिसका कि ओरल एविडेंस होगा, आई विटनेस है। यह आई विटनेस को सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस क्रिमिनल केस में माना जाता है। मेक द पॉइंट, क्रिमिनल केस में आई विटनेस को सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस माना जाता है, सबसे वैल्यूएबल एविडेंस है वह। तो यह क्या हुआ? यह सब्सटेंटिव एविडेंस हुआ। लेकिन अब वहां घटना तो घटी, फैक्ट स्टोरी है, घटना तो घटी, लेकिन घटना जो घटी उसमें यह आई विटनेस है, यह कैसे प्रूफ होगा? किसने देखा? यह क्या चोरी नहीं, किसने झूठ बोला? तब वहां पर जो कोरोबोरेटिव एविडेंस होगा वह क्या होगा? वो सीसीटीवी फुटेज, जहां पर वह व्यक्ति दिखलाई दे रहा है। मर्डर हुआ, वो आदमी जब मर ही गया, पुलिस केस हो गया, तो वह तो एविडेंट है कि वह घटना घटी, फैक्ट स्टोरी है। लेकिन यह भी आई विटनेस है या नहीं है, यह कोरोबोरेटिव एविडेंस से पता चला। तो कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या है? कोरोबोरेटिव एविडेंस है जो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाया गया। सीसीटीवी जो फुटेज निकाल कर लाया गया वह कोरोबोरेटिव एविडेंस। इसी ढंग से किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया अपने पड़ोसी के ऊपर कि उसने मेरी कार में डेंट कर दिया या कार का शीशा तोड़ दिया, कार को डैमेज कर दिया। यह एलिगेशन है और यह फैक्ट स्टोरी है। उस व्यक्ति के पास कार है, यह भी प्रूवन फैक्ट है। वह उसका मालिकाना हक उसके पास है, यह भी प्रूवन फैक्ट है। उसके घर के बाहर वह लगा रहता है, यह भी प्रूवन फैक्ट है। यह फैक्ट स्टोरी है। अब डेंट लगा या नहीं लगा, अब इसने जब केस किया तो केस करने के बाद यह क्या था? यह मेन विटनेस है, क्योंकि यही आरोप लगा रहा है और वह कह रहा है कि उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने कार में का शीशा तोड़ा। ठीक है, अब कार का शीशा यदि मान लीजिए टूटा हुआ नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो केस का मतलब रह जाएगा क्या? तो इसका मतलब वो कार का शीशा जो टूटा हुआ है, जो कार का शीशा जो टूटा, वह एविडेंस है, क्योंकि बिना उसके मेन एविडेंस जो है वो तो बेकार है। तो जो कार का शीशा टूटा वो कोरोबोरेटिव एविडेंस है, दैट इज नॉट मेन एविडेंस, दैट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। क्योंकि
वह जो सब्सटेंटिव एविडेंस है उसकी बातों को सपोर्ट कर रहा है कोरोबोरेटिव एविडेंस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिव एविडेंस भी इसको हम कहते हैं। तो मित्रों, जो इंट्रोडक्शन था एविडेंस एक्ट का, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा एविडेंस एक्ट क्या है, कैसे एविडेंस एक्ट काम करता है, और कल मैं अब आऊंगा एविडेंस पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।